अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलनाज़ जाहिद। आप देख रहे हैं अंडरग्राउंड न्यूज। अब रुक करते हैं अहम खबर की तरफ। इंटरनेशनल अफेयर्स के ज़ेरे तमाम डिप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसहाक डार ने ओवरसीज़ में मौजूद मुस्लिम लीग नून के चैप्टर्स के सदूर से ऑनलाइन मीटिंग से ख़ुसूसी खिताब किया। इंटरनेशनल अफेयर्स के सीनियर नायब सदर और चीफ कोऑर्डिनेटर बैरिस्टर अमजद मलिक इस ऑनलाइन के मेज़बान थे। इसमें तमाम ममालिक के सदूर और सीनियर ओहदेदारान ने शिरकत की। तिलावत कुरान पाक मुत्तहदा अरब अमारात से राजा अबू बकर अफंदी और नाज शुबान कंपनी अमरीका से अदा की और इससे मीटिंग का आगाज हुआ। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। अपने इब्तिदाइये में बैरिस्टर अमजद मलिक ने तमाम सदूर और ओहदेदारान को खुशामदीद कहा। ये मीटिंग इसहाक डार के कहने पर मुख्तसर नोट पर बुलाई गई। बैरिस्टर अमजद मलिक ने ओवरसीज की अहमियत और जो इक़दामात हुकूमत ने किए इस हवाले से बताया। बैरिस्टर अमजद मलिक ने कहा कि कानूनी इस्लाहात मुस्लिम लीग नून की मखलूत हुकूमत की अवलिन तरजीह है। उन्होंने ओवरसीज वक्त को मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून तारकीन वतन को मायूस नहीं करेगी। मुस्लिम लीग नून काम करने पर यकीन रखती है, हम प्रोपेगेंडा पर यकीन नहीं रखते। पहली दफा हमारे मंशूर में 16 नुकाती एजेंडा ओवरसीज के लिए आया है। हम उसको उस तरह प्रोजेक्ट करने जाना चाहिए आपके चैप्टर्स को जिस तरह उसका हक बनता है। आपको पता है कि इमरान खान की हुकूमत में जुल्फी बुखारी साहब 4 साल वजीर रहे हैं और वो एक दफा भी यूरोप नहीं आए, और वो एक दफा यूरोप के मुल्कों में वो तशरीफ नहीं लाए। इमरान खान साहब खुद इतनी मेंबरशिप के बावजूद बरतानिया तशरीफ नहीं लाए, लेकिन अब जबकि वो ऑपोजिशन में है तो वो तरह तरह की कॉर्नर मीटिंग के लिए जा रहे हैं और ये बयानियां पेश कर रहे हैं जो वो हरकतें खुद कर रहे थे। मुकाबला करना बहुत जरूरी है। इसी को रखते हुए आगे आपकी गुजारिशात हम तक पहुंचती रहती हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा कि पार्टी की जो जिम्मेदारी है हुकूमत की जिम्मेदारी से अलहदा होती है। हमारे ओहदे इस बात के मुतकाजी हैं कि हम पार्टी लाइन को उसकी तरवीज भी करें, प्रमोट भी करें और उसके ऊपर डिसिप्लिन भी मेंटेन करें। हमारे 35 जगहों पे सदूर हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि अपने चैप्टर्स को साथ लेके चलें। हमारी हुकूमत मुश्किल हालात में अपने मुल्क के लिए इकोनॉमी की हालत बेहतर करने के लिए, गवर्नेंस के लिए काम कर रही है और उसमें इसहाक डार साहब का यहाँ जिक्र लेना बहुत जरूरी होगा कि उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा जो कबूल किया है वो एक किस्म की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रिलियंस को आगे बढ़ाने के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड है। और वो आपको पता ही है कि दिन रात मेहनत करके कोशिश कर रहे हैं कि ये हुकूमत कामयाबी से उन मराहल और उन मुश्किलात पर काबू पा ले जो मुश्किलात पाकिस्तान को दरपेश है। मैं बिला तकल्लुफ चाहूंगा कि मैं आपको और आपके और डार साहब के दरमियान हायल ना हूं, तो आई इनवाइट इसहाक डार साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं एंड ही इज अ सेनेटर एंड फॉरेन मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। मेरे ख्याल में जितना उन्होंने मेहनत की है, जितना वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम उन्हीं से सोचते हैं कि हमारी हुकूमत इस वक्त किस पोजीशन में है और हमें क्या गाइडलाइंस हैं, हमें क्या करना चाहिए कि हम अपनी हुकूमत और अपनी पार्टी को बेहतर तौर पर बैरून मुल्क उसका तशक्कुर, उसकी कारकर्दगी और उसकी चीजें उजागर कर सके। बैरिस्टर अमजद मलिक ने खिताब के लिए इसहाक डार जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स के सदर भी हैं और उनके पास वजारत खारजा कलमदान है, उनको दावत दी। मैं बिला तकल्लुफ चाहूंगा कि मैं आपको और आपके और डार साहब के दरमियान हायल ना हूं, तो आई इनवाइट इसहाक डार साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं एंड ही इज अ सेनेटर एंड फॉरेन मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। मेरे ख्याल में जितना उन्होंने मेहनत की है, जितना वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम उन्हीं से सोचते हैं कि हमारी हुकूमत इस वक्त किस पोजीशन में है और हमें क्या गाइडलाइंस हैं, हमें क्या करना चाहिए कि हम अपनी हुकूमत और अपनी पार्टी को बेहतर तौर पर बैरून मुल्क उसका तशक्कुर, उसकी कारकर्दगी और उसकी चीजें उजागर कर सके। जी इसहाक डार साहब जी आप आइए जी, बिस्मिल्लाह।
اسحاق ڈار نے تمام اوورسیز صدوروں سینئر عہدیداران کو خوشامدید کہا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ اوورسیز پاکستانیز ہمارا قیمتی اثاثہ ہے اور ان کی خاص توجہ ان کی بھلائی کے لیے رہتی ہے۔ ان کا مشن ہے کہ اوورسیز کو اسمبلیوں میں نمائندگی دلائی جائے۔ انہوں نے موجودہ پاکستان کی معاشی حالات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف دن رات ایک کر کے پاکستان کو معاشی مسائل سے نکالنے میں مصروف عمل ہے۔ 18 گھنٹے وہ مصروف رہتے ہیں۔ پلوں کے نیچے بہت پانی گزر چکا تھا، بہت بڑے نقصانات ہو چکے تھے۔ سب لوگ پلیز اپنا میوٹ کر لیں مہربانی کر کے۔ بہت پانی گزر چکا تھا، بہت نقصانات ہو چکے تھے، اور اب ہم نے دوبارہ الیکشن لڑا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی جماعت میں یعنی میجورٹی پارٹی تھی، لیکن سنگل لارجسٹ کہنے کے تھی، لیکن میجورٹی ان ڈیموکریٹک سینس نہیں تھی۔ آپ اکیلے حکومت نہیں بنا سکتے تھے۔ اگر آپ اکیلے حکومت بنا سکتے تو پھر آج میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے۔ میاں نواز شریف صاحب کا ایک اپنا سوچ ہے، انہیں ایک اپنا مقام ہے، ان کی اپنی ایک اپروچ ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈار صاحب میں نے اس بوروڈ ووٹوں کے ساتھ میں نے وزیر اعظم نہیں بننا، تو میاں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بناتے ہیں اور آپ ان کی مدد کریں اور میں آپ کو ہیلپ کروں گا، گائیڈ کروں گا۔ اگین ریسٹ از ہسٹری۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ جو 24 گلوبل معیشت بن چکی تھی اور پھر 4 سال میں 47 معیشت بنی، اور 1 ارب ڈالر کے لیے ہمیں اپنے دوست ملکوں کے ساتھ جا کے بھیک مانگنی پڑی 20, 18, 22 میں، اور پھر 23 میں بھی ہمیں اس کی ضرورت جاری رہی۔ وہ کاش کے وہ دن نہ آتے۔ اس حکومت نے پہلا فیصلہ کیا کہ ہم نے کسی سے مزید لون دوست ممالک سے نہیں لینا۔ ہم نے ڈائریکٹ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو ٹیکس کرنا ہے، ہم نے اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے، ہم نے اپنے نیڈز میں رہنا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میرا ایک گول آپ کے حوالے سے بھی ہے، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ 2003 سے چائنا، سعودیہ اور تمام دیگر ممالک سے پاکستان کے معاشی ترقی کے لیے رابطے میں ہے۔ آخر میں مسلم لیگ نون بحرین کے جنرل سیکرٹری ندیم حفیظ کے بھائی، مسلم لیگ نون ہانگ کانگ کے چیئرمین محمد ارشد اور جتنے بھی ساتھی رخصت ہوئے ہیں، ان کی ناگہانی وفات پر ان کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی۔ کانفرنس کا اختتام پاکستان کے لیے دعائے خیر سے ہوا اور آخر میں پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انڈر گراؤنڈ نیوز۔